चलिए बेटा, एक्चुअली मैं आप लोगों को आज बता दूं, आज हम लोग पाइथन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा प्रोग्रामिंग वाली साइड है। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ इसके बारे में शॉर्ट में। पाइथन है क्या, तो ये बता सकता है? क्या सर? पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आप समझ रहे हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो देना होता है, उसके देने का जो तरीका होता है वो थ्रू प्रोग्राम्स होते हैं। और ये पाइथन वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी ज़रा इसको करेंगे। ये किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने बताया था, जब एक हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया था, उसके बाद इवेलुएट होकर के थोड़ा इवोल्यूशन जब हुई तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना शुरू हुआ। इसमें है क्या कि हम जो मेरा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा होती है रेदर देन प्रोसेस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आर द रियल लाइफ एंटिटीज़। रियल लाइफ जो आपके सामने दिखता है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, यू आर ए रियल लाइफ एंटिटी। ये स्कूल एक रियल लाइफ एंटिटी है, ठीक है ना। तो इस लेवल पे जब हम लोग काम करते हैं, जब ऑब्जेक्ट के लेवल पे काम करते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। क्लियर है? इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम जो रियल लाइफ से अपने सिचुएशन, अपने जो केसेस हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं कुछ और भी बात करूंगा। पाइथन के जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट, ठीक है ना, प्लस पॉइंट के बारे में बात करें। आप लोगों को क्या क्या लगा है कि क्या क्या जो है पाइथन का के बारे में कुछ तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा अभी तक, या नेट से कोशिश की होगी कि पाइथन है क्या। तो मैं थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ कि ये इजी है। इजी टू यूज़ मतलब समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये बहुत आसान है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपैरेटिवली किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आसान है। ठीक है, दूसरा कहता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। मुझे बीच बीच में फीडबैक देते रहेंगे कि आवाज़ आपको मिल रही है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है? ये मोर कैपेबल है टू एक्सप्रेसिंग द कोड। ये क्यों है? बिकॉज फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कम लाइन में, कम कोड में हम जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल ज़रा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये टर्बो सी है, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, ना। इसमें एक प्रोग्राम में छोटा सा लिख रहा हूँ, जरा देखेंगे दोनों चीज़ों को। हैश इंक्लूड iostream.h, ये C++ का कोड है, ठीक है। और ये जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो क्या है, वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम है दो वैल्यूज़ के, जो दो वैल्यूज़ होते हैं उसको आपस में इंटरचेंज करने का।
बात समझ में आ रही है? जैसे कि वॉइड मेन है, समझने की केवल कोशिश करेंगे। जहाँ इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, मैं केवल बता देता हूँ। एक ए है, एक बी है। ए में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बी में कुछ वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इस दोनों को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अब ये कोड जो है मैं इसमें बता दूं, इंट ए इजकल टू 2 और b इजकल टू 3। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है। ठीक है? हम जब हम मेरी आवाज़ सबको आ रही है? Yes, sir. आ रही है। हाँ, देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये जो तरीका स्वैपिंग ऑफ कोड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरचेंज का मतलब है कि एक वैल्यू है एक वेरिएबल में, एक वैल्यू है किसी और वेरिएबल में। मैं चाहता हूँ कि पहले वाले में दूसरा वैल्यू चला जाए और दूसरे वाले में पहला वैल्यू चला जाए। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ रहे हैं? तो बस इतना ही जान लीजिए कि एक तरह से ये प्रोग्राम ऐसा है कि एक गिलास में पानी रखी हुई है, एक गिलास में दूध रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और आपको क्या करना है, दूध वाले गिलास में पानी को डाल देना है और पानी वाले गिलास में दूध को डाल देना है। बात समझ में आ रही है? तो तरीका क्या है आप अच्छे से समझते हैं। जनरल लाइफ में आप इसको समझते होंगे कि एक खाली गिलास और ले लेंगे, ठीक है ना? एक खाली गिलास और ले लेंगे, एक मिनट रुक जाना, एक खाली गिलास और ले लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूध वाले को खाली गिलास में डाल देंगे तो दूध वाला खाली हो जाएगा। फिर पानी वाला दूध वाले में डाल देंगे तो पानी वाली खाली हो जाएगी। फिर पानी वाले में जो खाली वाली गिलास जिसमें दूध हम डाले थे उसको डाल देंगे, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंटरचेंज हो जा रही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? समझ में आया? एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा है कि एक ग्लास में दूध है और एक ग्लास में पानी है, ठीक है? और आपसे क्या कहा गया है कि दूध वाले में पानी को डाल देना है, दूध वाले गिलास में पानी को डाल देना है, पानी वाले गिलास में दूध को डाल देना है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसको करने का क्या तरीका है, आप एक बार क्या करते हैं, एक थर्ड वाली गिलास और ले लेते हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये ए एक तरह से जो है दूध वाली गिलास है, बी क्या है, पानी वाली गिलास है, ठीक है ना? और ए की वैल्यू 2 है, हमको क्या कर देना है कि बी की जो वैल्यू है वो ए में डाल देनी है, बी और ए की वैल्यू बी में डाल देनी है। बात समझ में आ रही है? यानी कि वैल्यू को एक्सचेंज कर देना है, प्लस बी, ठीक है ना? हाँ, तो अब क्या है, यहाँ के एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ कि टेम्प यानी कि एक टेम्पररी जो है, एक तरह से तीसरी गिलास हमने ले ली है और इस तीसरी गिलास में हमने क्या डाल दिया, दूध वाले को डाल दिया। बात समझ में आ रही है? तीसरी वाली गिलास में जो खाली है उसमें दूध वाले को डाल दिया, तो अब दूध वाली खाली हो गई ना? बात समझ में आ रही है? फिर दूध वाले में हमने पानी को डाल दिया, फिर पानी वाली गिलास खाली हो गई। और पानी वाली गिलास में फाइनली जो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल रखी थी, टेम्पररी जो ग्लास रखी थी जिसमें दूध था अभी, उसको उठा के डाल दिया। वैल्यू एक्सचेंज हो गई कि नहीं? मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ हो गई ना? तो देखेंगे कि इसको करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आता हूँ दूसरे साइड। इसी कोड को मैं पाइथन में लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? इसी कोड को अब मैं पाइथन में लिख रहा हूँ। देखेंगे कितना लाइन हमको लिखना पड़ रहा है। ये पाइथन का एक्सप्रेशन खुल गया है। मैंने लिखा a इजकल टू बी, ऐसे भी नहीं, a कॉमा बी इजकल टू 2,3। इसका मतलब समझ में आ रहा है? a में 2, b में 3।
कुछ समझ में आ रहा है? ये वैल्यू असाइन हो गई, यानी कि केवल ये वैल्यू डाला गया कि नाउ द ए इज 2 एंड बी इज 3। दो वेरिएबल को कॉमा करके लिखा, दो वैल्यूज को कॉमा करके लिख दिया। ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो ये क्या हो गया कि ए की वैल्यू 2 हो गई है और बी की वैल्यू 3 हो गई है। अब हमको क्या करना है, केवल ए कॉमा बी इजकल टू बी कॉमा ए। इससे क्या लग रहा है जरा बताइए तो? हमने क्या किया है, इस ए में इस बी को डाल दिया है और बी में क्या डाल दिया है, ए को। बस कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर। ये इसके साथ है और ये वाली इसके साथ है, ठीक है ना? और इसने केवल लिखने से हमारी वैल्यू एक्सचेंज हो गई। अब देखो कि ए की वैल्यू 3 आएगी और बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो देखोगे कितनी लाइन लिखनी पड़ी हमें। जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें ज़्यादा लिखना पड़ रहा था, वहाँ पे ये बहुत कम लाइन से हम इसके प्रोग्राम को कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी जल्दी जानेंगे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये तो आप समझ आ रहा होगा। इंटरप्रेटर मैंने बताया था, जो लाइन बाय लाइन स्कैन करता है। क्लियर है? यस सर। तो इससे क्या होता है, हर एक लाइन में आपको इजी जो हो जाता है, इजी टू डिबग। जिस लाइन में अब एक लाइन लिखा और इसको एंटर किया, गलती है तो तुरंत एरर आ गई, तो उसी लाइन को करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो ये भी एक इसका प्लस हो सकता है। समझ में आ रहा है? चौथा है इट्स कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब समझ रहे हैं? ये बहुत सारे चीज़ें इसके साथ है, यानी कि एक तरह से इसके साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल है जो इसको इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट बनाती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको रियल वर्क करना यहाँ पे ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जब भी हमें किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, लाइब्रेरी समझते हैं, हमको किसी प्री डिफाइंड प्री प्रिपेयर्ड जो है टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उस टूल को क्या कर लेंगे, साथ में अटैच कर लेंगे और उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? साथ ही साथ इसका अगला जो मेरिट है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब समझते हैं जी? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कोई बता सकता है? प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ क्या है? एनीवन? यहाँ पे चीजें रुके। नहीं, हाँ, ये इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है, वेयर योर एप्लीकेशन रन। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है वेयर एप्लीकेशन रन। जैसे कि हमारी अभी पाइथन किस प्लेटफॉर्म पे रन कर रही है? नाउ माई पाइथन प्रोग्राम इज रनिंग ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हियर द मीनिंग Yes, ऑफ sir. प्लेटफॉर्म इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? यानी कौन सा चल सकता है? यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब यानी कई वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। That means the Python can be written on any platform. That means you can even write your code on the Unix, Linux or Mac. This programming language is cross-platform. That means you can use any programming, you can use any operating system. बात समझ में आ रही है? Python is available for all the operating system. जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे भी थे, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा विजुअल बेसिक। नाम सुना है? यस सर। तो विजुअल बेसिक किसका है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। तो यहाँ लिमिटेशन क्या हो गई कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक विल रन ओनली ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, नॉट ऑन यूनिक्स, नॉट ऑन लाइनक्स, नॉट ऑन मैक। बात समझ में आ रही है? तो ये उसकी क्या है, डिमेरिट एक तरह से। अब हम जो है हम चाहते हैं कि हमारे पास विंडोज़ है तो हम विंडोज़ पर काम करें,
कोई यूनिक्स पे काम करना चाहता है, कोई लिनक्स पे काम करना चाहता है। अगर सब जगह अलग अलग हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला है वैरायटी ऑफ यूजेस एंड एप्लीकेशन। इसका मतलब समझ लें कि ये जो पाइथन है इससे वैरायटी ऑफ वर्क कैन बी डन, यानी कि ऐसा नहीं है ये कोई केवल एक काम के लिए नहीं है। इसी से आप लोग बहुत सारे टूल, आप इससे डेटाबेस बना सकते हो, आप डेटाबेस एप्लीकेशन कर सकते हो, इसी के थ्रू आप वेबसाइट ड्रॉ कर सकते हो, इसी के थ्रू कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? आप इसी से जो है आप लोगों ने मशीन आप लोगों में बता रहा हूँ मशीन लर्निंग वगैरह भी, बहुत सारा एआई का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैरायटी ऑफ फील्ड्स जिसको कहते हैं, यानी कि आपको वेबसाइट बनानी है, नो वरी, आप जो है पाइथन का यूज कर सकते हैं। आप एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, यानी कि किसी कंपनी के लिए, किसी दुकान के लिए, यू कैन गो विद द पाइथन। आप किसी डेटाबेस एप्लीकेशन को करना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू द पाइथन। समझ में आ रहा? तो द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ऑन मेनी जो है मेनी साइड ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सब जगह आप सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हैं। क्लियर है अभी तक? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फ्री एंड ओपन सोर्स। ये तो मतलब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। when you are willing to use Microsoft Visual Basic, then you must have a licensed version of Visual Basic, and it will cost some monies. ठीक है ना? तो आप अगर Microsoft Visual Basic यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास Microsoft Visual Basic का लाइसेंस होना चाहिए, और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। क्लियर है? Whereas Python is free and open source। फ्री तो आप समझ गए होंगे अभी तक। क्लियर है? You can use Python Yes, for sir. free without paying any money। आपको इसके वेबसाइट से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर होता है जिसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर रहा हूँ। जब कोई एप्लीकेशन लिखा होता है ना, समझ आ रही है, तो उसके जैसे कि आप लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं, आप लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं ना? Yes, sir. तो क्या आपको पता है कि MS वर्ड किस में लिखा हुआ है? एक्चुअली ये भी तो एक केवल इंटरफेस बनाया हुआ है ना, ये एक इंटरफेस बनाया हुआ है, लेकिन आखिर क्या कुछ ना कुछ तो कोड लिखे होंगे तब तो जाकर के MS वर्ड जैसा कोई इंटरफेस बना है। अगर आप ट्राई करोगे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जिससे ये MS वर्ड बना हुआ है, यू विल बी नॉट एबल टू सी द कोड्स बिहाइंड देम। बात समझ में आ रही है? वो भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तब आप MS वर्ड को सामने देख रहे हैं। लेकिन आप देखोगे, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैंने केवल लिखा विन वर्ड, ये एक्चुअली winword.exe है, और यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो गया। लेकिन MS वर्ड केवल क्या है? एक एप्लीकेशन है। ये बना किस में है ये मुझे नहीं मालूम। क्लियर है ना? हम केवल क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम जो है MS ऑफिस को केवल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी बनाया गया है। ये यहाँ पे इतने सारे मेनूज ऊपर हैं, इतने सारे टूल बॉक्स हैं, ठीक है ना, एडिटर है, तो ये सब क्या है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तब ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है? लेकिन हमारे पास ओपन सोर्स अगर कोई सॉफ्टवेयर होगा तो उसके पीछे के कोड भी आपको अवेलेबल होंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि Yes, sir. कोड बिहाइंड देम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर। अब बताओ, तुमको कोड मिल जाए तो तुम क्या क्या कर सकते हो? अगर तुमको कोड मिल जाए तो तुम क्या क्या कर सकते हो? कोई बताए? क्रिएट चेंजेस। बिल्कुल। हम अगर कैपेबल हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो नाउ वी कैन अपडेट और अपग्रेड, ठीक है ना, और मॉडिफाई द कोड्स, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा? आपके पास फैसिलिटी होगी कि यू कैन एडिट और मॉडिफाई द कोड, ठीक है ना। जब मॉडिफाई करेंगे, एडिट करेंगे, तो एक नया वर्जन क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही? कुछ नया चीज़ बनेगा उससे। क्लियर? और आपके पास ये भी फ्रीडम होगा कि नाउ यू आर एबल टू, यानी यू आर फ्री टू यूज देम, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट देम। अगर आप किसी और को बांटना चाहते हैं, देन देयर इज नो कॉपीराइट केसेस दैट विल गोज अगेंस्ट यू। जैसे एक कॉपीराइट होता है, आप लोग समझते हैं, विंडोज़ की सीडी वहाँ दोस्त से मांग लिए, उसकी कॉपी बना लिए। दिस आर द क्राइम्स। आप क्या कर रहे हैं? कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। कॉपीराइट की ही बात नहीं करें, कॉपीराइट का मतलब किसी और का चुराना, मतलब आप उसकी लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ए क्राइम। बात समझ में आ रही है? इधर से गए, MS ऑफिस जो है किसी दोस्त के पास है, उसका सेटअप लिए, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, लेकिन आपके पास उसका क्या है? लाइसेंस नहीं है। क्लियर है? लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वो लाइसेंसिंग की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। आपको फ्री है, आप उसको डाउनलोड करें, उसको यूज़ करें, उसमें एडिट करें, आप उसको दोस्तों को बांटें। कोई भी किसी तरह का क्राइम इसके अंदर नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन सर फोर्थ पॉइंट फिर से समझा दीजिए। फोर्थ, इट्स कंप्लीटनेस। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अब मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग तो वैसे भी IP जो CS वाले में थोड़ा कम है इस तरह का चीज़। मुझे सपोज एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, डेटा साइंस या डेटा माइनिंग, आजकल बड़ा लेटेस्ट यूज़ हो रहा है ना। यानी कि एक वैरायटी ऑफ डेटा है, उससे कुछ नया कुछ निकालना डेटा माइनिंग कहलाता है। आज के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसके अंदर बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चीज़ें और भी हैं। हमको जब भी ज़रूरत होगी, हम क्या करेंगे, हम जो है उसको, जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं दिखा रहा हूँ, CMD कमांड देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और यहाँ से पिप, ये एक कमांड है मेरा, पिप इंस्टॉल, और जो भी हमें पैकेज चाहिए, जैसे सपोज मुझे साइंटिफिक वर्क करना है, समझ में आ रहा है, हमें साइंटिफिक काम करना है, तो बने हुए हैं, समझ में आ रहा है, ये बने हुए पैकेज पहले से नेट पे अवेलेबल है। तो मान लो कि वेब एप्लीकेशन मुझे बनाना है, तो वेब से रिलेटेड हमारे पास पैकेज पहले से बने हुए हैं, हमको केवल क्या कर लेना होगा, इंस्टॉल कर लेना होगा, ये तुरंत वहाँ से जुड़ेगा। जैसे पाई का मतलब यहाँ है, जो ये पाइथन है साइंटिफिक वर्क के लिए, रिसर्च वगैरह वर्क के लिए, समझ में आ रहा है। तो इस पाइथन के साथ वो अटैच हो जाएगा और आप उसके फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कुछ? हेलो? यस सर। तो इसका मतलब पहले से भी बहुत सारे पैकेज बना के रखे हुए हैं। जिस टाइप का आपको काम करना है उससे रिलेटेड पैकेज आप डाउनलोड करोगे, यूज़ करोगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा जल्दी से मैं यहाँ पे इसके जो माइनस हैं वो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। पाइथन के माइनस क्या क्या हो सकते हैं। माइनस का मतलब समझ रहे हैं, लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन में क्या है, पहला ही मैंने बताया था, ये किस तरह का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना,
इंटरप्रेटेड sir. लैंग्वेज है तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो कंपाइलर वाले होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो इंटरप्रेटर वाला क्या होगा? स्लो होता है। नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर इसी कोड को सी वगैरह में लिखा हुआ हो तो क्या होगा, वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा रेदर देन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। थोड़ा सा और मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, कुछ चीज़ें। लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा एटसेट्रा। ये क्या लिखा हुआ है? लाइब्रेरीज था, ठीक है। इसकी जो लाइब्रेरीज है वो सी और जावा से क्या है, कम है, ठीक है। लाइब्रेरीज का मतलब होता है प्री डिफाइंड पहले से बने हुए कुछ चीज़ें, ठीक है। नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, जैसे कि इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और देख लें, एक पॉइंट और लिख करके दोनों को मैं बताता हूँ। नॉट इजीली कन्वर्टेबल, मतलब इस ये लास्ट वाला तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या कहता है, इसके लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाना बहुत आसान नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आपको, सी प्लस प्लस की, सी की आती है तो सी प्लस प्लस आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। सी प्लस प्लस आती है तो जावा आपको आसानी से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या है कि चूंकि ये एक्चुअली आसान करते हुए चले गए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये आसान लैंग्वेज है तो इसका दूसरा साइड क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ होनी चाहिए थी वो कई बार हमसे छूट जाती है। जैसे कि हमने सी प्लस प्लस का अभी कोड दिखाया था आप लोगों को ना, सी प्लस प्लस का कोड दिखाया था, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिखाया। तो इसमें देखोगे, इस दोनों का मैं आंसर इसी से बताता हूँ। एक लिखा है नॉट ए स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग, मैं बता रहा हूँ ज़रा समझेंगे। आपके पास एक वर्ड होता है, मैं जैसे कहूँ कि आपको कोई वैल्यू लेना है, यूजर से लेना है, ठीक है ना। यानी कि सपोज आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P into R into T upon 100। क्लियर है ना। तो अब यहाँ बताएंगे कि जो P की वैल्यू होगी, जो R की वैल्यू होगी या T की वैल्यू होगी, वो किस टाइप की होगी, क्या चाहते हैं उसमें, नाम रखेंगे किसी का या नंबर रखेंगे, क्या रखेंगे? जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो नंबर होगा या किसी का नाम वगैरह होगा, क्या होगा? नंबर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? नंबर होगा। नंबर होगा। तो इससे से समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, यहाँ पे देखोगे ये इंट लिखा हुआ है ना, सी प्लस प्लस, जावा, इन तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो ध्यान से समझोगे, ये ए और बी एक तरह से क्या, ए बी टेम्प एक तरह से कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। मेरी बात समझिए, जैसे पी आर टी हमको वैल्यू चाहिए ना, हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हमें किसी कंटेनर में रखना होगा, किसी वेरिएबल में रखना होगा। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि एक मेमोरी स्पेस है जिसमें हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है।
लेकिन सी वगैरह में देखोगे, सी प्लस प्लस वगैरह में हम पहले ही बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंट। एडवांस में बता रहा हूँ कि ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है ए वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन। पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू, क्लियर है अभी तक? ए न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट ए फ्रैक्शनल वैल्यू। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हमने फोर्स कर दिया कि ये एक इस टाइप का रहेगा, मैं एक बार दोबारा इस जो आपका मैंने कोड लिखा है वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने कोड जो सामने देख रहे होंगे, इसमें मैं PRT/100 का प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखोगे जरा क्या है, इंट दे सकते हैं P, R, देखेंगे जरा, ठीक है। P इजकल टू सपोज 1000 है, ठीक है। R की वैल्यू 10% है, T की वैल्यू 2 साल है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, P स्टार R स्टार T डिवाइडेड बाई 100। सामने दिख रहा है ना? और फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। ये सी आउट, मैं C++ का कोड लिख रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसको प्रिंट कर देंगे, SI को। क्लियर दिख रहा है? अब जरा आप लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, PRT/100 का रिजल्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा जी? 200 तो 2000 अरे हाँ 200, ठीक है ना? 200 आएगा। हाँ ठीक है, जरा देखते हैं हम लोग इसके रन करके। ये रन कर गया है। एक मिनट, इसमें एरर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? स्टेटमेंट है ऊपर वाले में एक सेमीकोलन, देखोगे यही सब है। ये कंपाइल कर रहा था, ठीक है। चलो अभी भी गलती है एक, इसमें भी आपको एक सेमीकोलन मिसिंग है। अभी भी एक एरर रहेगी तो ये कहाँ गलती है? है। सिंपल एरर। हाँ गलती। वो लाइन नंबर नीचे बता रहा है सब, देख रहे हो, अनडिफाइंड सिंबल SI। अभी कह रहा है कि SI मुझे नहीं पता है। इंटीजर ये सब तो पता था उसको, समझ में आ रहा है, लेकिन SI क्या है उसको नहीं मालूम है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्लोट होगा SI। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये कहना है कि हो सकता है डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शनल वैल्यू भी आए, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होता है, उसमें हमको पहले, यानी कि इसमें क्या है कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारा वैल्यू किस टाइप का होगा। देखेंगे ज़रा, मैं यहाँ पे विंडोज़ में रिज़ल्ट दिखा देता हूँ आपको। Alt F5 होता है, सॉरी, रन किया है और इसके Alt F5, देखो क्या आंसर आया है ऊपर, 200। रिजल्ट आया है ना। ठीक है, रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या कह रहा है, यानी कि हमको पहले से ही बता देना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा। वो किस टाइप के होंगे, ए नंबर विदाउट फ्रैक्शनल, यानी कि इंट का मतलब हमने फोर्स कर दिया कि वो किस टाइप का रहेगा, इंटीजर ही रहेगा, ठीक है ना। हालांकि मैंने जो रिजल्ट बनेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, उसको मैंने क्या बनाया है, फ्लोट टाइप का, यानी कि इसमें जो हो सकता है वो दशमलव के बाद भी वैल्यूज हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब आइए जरा पाइथन में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है कहानी। ये उसका मेरिट है और डिमेरिट भी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इसका, यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, समझ में आ रहा है। देखोगे P इजकल टू 1000, ठीक है, R इजकल टू 10, T इजकल टू 2, SI इजकल टू
P स्टार R स्टार T डिवाइडेड बाई 10 सॉरी 100, समझ में आ रहा है, और SI प्रिंट कर दिया, रिजल्ट क्या आ गया 200। बात समझ में आ रही है? Yes. लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, देखोगे बहुत जल्दी चल गया, आपको लगा कि इस पे तो सर कोई कहानी नहीं है, लेकिन इस P के अंदर हम नाम भी डाल सकते हैं। हम नाम डाल सकते हैं कि इसका नाम क्या है, सोनम है, सोनल है, ठीक है ना, तो भी ये ले लेगा। ये P का वैल्यू क्या है, सोनल है। दैट मीन्स जैसा वैल्यू डालेंगे वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? जो वैल्यू हम लेंगे वो किस किस टाइप का हो सकता है, वो हो सकता है कैरेक्टर का ग्रुप, ठीक है ना, वो हो सकता है नंबर का ग्रुप। मेरी बात समझ में आ रही है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, Yes, sir. यहाँ पे क्या है, इस पाइथन के अंदर हम यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप इसी टाइप की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसा वैल्यू रखेंगे वो वेरिएबल वैसा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस कारण भी एक परेशानी है, ये इसका मेरिट भी है, क्योंकि इसी कारण ये आसान है, ठीक है ना। वहाँ पे देखोगे बताना पड़ता था कि हमको क्या उसमें किस तरह का वैल्यू रखेंगे, और एडवांस में बताना पड़ता था। यहाँ पे कुछ नहीं बताना, एक ही वेरिएबल में हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आके दिखा देता हूँ। एक p इजकल टू 10 है, ध्यान से देखना सर, और मैं देखना चाहता हूँ कि p किस टाइप का है। तो टाइप नाम का कमांड होता है जो बताता है कि किस तरह का डेटा टाइप है हमारा p। तो ये देखो किस टाइप का बता रहा है, किस टाइप का बता रहा है, Integer. समझ में आ रहा है कुछ, इंटीजर। फिर से इसी p में देखो p इजकल टू ही लिख रहा हूं मैं, अनिल, ठीक है। फिर मैं देखना चाह रहा हूं कि जो हमारा टाइप होगा p का वो क्या होगा। तो इस बार क्या हो गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। क्लियर है, समझ में आ रही है कुछ बात? फिर मान लो जैसे मैंने लिखा इसी p पे 3.14, समझ में आ रहा है आप लोगों को, और देखते हैं कि ये टाइप क्या है इसका। तो ये दिखाएगा फ्लोट। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स कि जैसी वैल्यू डालेंगे वो वेरिएबल वैसा ही हो जाएगा। हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप यही रहिए। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये टाइप बाइंड, जैसे ये बिल्कुल वैसे ही मतलब हो गया कि आपको अच्छा ये कौन सा फास्ट काम करेगा, जिसको पहले से पता हो कि हमको इस टाइप का वैल्यू रखना है वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा, या जिसको जैसा वैल्यू आएगा वैसा बना दे वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा? सर ज़्यादा। बताओ जरा मुझे, कौन ज़्यादा फास्ट काम करेगा? सर जैसा वैल्यू है वैसा काम कर दो, वो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ये दोनों देखो, दोनों में अंतर है। ये अच्छा रहेगा लेकिन फास्ट नहीं काम करेगा। जैसे कि आप तो बैठे, जिसको पता रहे। हाँ, दुकान एक है, एक दुकान पे उसने केवल जो है उसको केवल बुक बेचना है, ठीक है ना। तो उस पे जो आएगा वो केवल बुक ही खरीदने आएगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको पहले से माइंड मेकअप है कि मुझे क्या बेचना है, बुक बेचना है। और जो खरीदने वाला आ रहा है उसको भी पता है कि हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, केवल बुक मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वो सब कुछ बेच रहा है और पता चला कोई व्यक्ति आ जाए तो कौन सा ज़्यादा फास्ट काम करेगा, जरा मुझे बता दो। जहाँ पे एडवांस में जब पता रहता है ना, वो चीज़ें अक्सर ज़्यादा फास्ट काम करती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस सर। बिल्कुल वैसे ही है कि किसी मीटिंग में जा रहे हैं, पहले ही से पता है 100 लोग आएंगे तो 100 लोगों का खाना बनवा दिए, ठीक है ना। अब ये कहा जाए कि पता नहीं कितने लोग आएंगे, जैसा आएंगे वैसा बनेगा, तो बन गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए थोड़ा सा टाइम और लेंगे, हालांकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का कोर्स बहुत छूटा हुआ है और एक्चुअली क्लास ही लेट से शुरू हुए हैं। ये जो सामने पाइथन का दिख रहा है ना, सामने पाइथन का दिख रहा है, इसको मैंने कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बताया था आप लोगों को। python.org पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।
मोबाइल वर्जन भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है ना। इस पाइथन में यहाँ पे देखेंगे कुछ मेनूज हैं, मेनूज दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो हम कोड लिख रहे हैं ना, जैसे p इक्वल टू कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये साथ साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी एक लाइन लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एक लाइन लिख रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे डेटा को सेव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम इस प्रोग्राम को सेव करना चाहें, अभी मैंने बनाने के लिए PRT/100 का प्रोग्राम बना दिया, समझ आ रहा है, लेकिन इसको सेव हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो सामने आपको जहाँ पे ये ट्रिपल ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, इंटरैक्टिव मोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड। यानी कि इस तरह के जो ये इस इन्वायरमेंट को जो हमारे सामने खुला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मोड। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे रन करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं, हमारे पास दूसरा मोड भी इसी में है, यहाँ फाइल में जाएंगे, ध्यान से देखते चलेंगे, न्यू फाइल करेंगे, समझ में आ रहा है? एक फाइल ओपन हो गई। Yes. अब यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू 10,000, r इक्वल टू 10, t इक्वल टू 2, ठीक है। SI इक्वल टू p स्टार r स्टार t /100, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट। देखो कि वहाँ पे क्या था कि डायरेक्ट SI भी लिखते थे तो वो प्रिंट का मतलब वो ऑटोमेटिक उस वैल्यू को प्रिंट कर देता था, यहाँ प्रिंट लिखना पड़ेगा। अब इसको रन करने से पहले क्या करना है, ये एक फाइल बन गई। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक फाइल बन गई जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव में मैंने ऐसे बना दिया SI, ठीक है, सेव कर दिया। और अब आकर के इसको रन करेंगे, यहाँ पर रन मॉड्यूल दिख रहा है सबको, तो उसका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। ये दिख रहा है आंसर? यस सर। तो अब ये जो है आगे से जब नेक्स्ट टाइम आप खोलोगे तो ये फाइल बनी हुई रहेगी, आपका ये प्रोग्राम सेव्ड रहेगा, ठीक है। क्लियर है? एक छोटा सा मैं प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे रहा हूं, जरा देखोगे क्या कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये अब की बार मैंने 100 नहीं, ये 1000 नहीं रखा है, इस बार यूज़र डालेगा कि हमारा वैल्यू क्या रहेगा। अब इस ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सर दो बार रेट क्यों? सर टाइम होगा ना वहाँ। सॉरी, रेट लिख दिया ना, टाइम, वो तो मैसेज है, जो जैसा लिखेंगे वो ऐसा आएगा। अब देखो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, उसी फाइल के ऊपर सेव हो जाएगा और रन कर रहा हूँ। अब क्या करेगा, ये मांगेगा हमसे कि डालिए, लिखा है एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। यस सर। मैं लिखूँगा 1500 रुपये। रेट क्या है, मैं दे देता हूँ 5.5%, ठीक है। और टाइम क्या है, 1 मिनट, 5.5, कुछ गड़बड़ी हुई है। अच्छा, इंटीजर मांगा था ना मैंने, वो इंटीजर ही होना चाहिए। रुक गया, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये दिया है मैंने 1500 रुपये, रेट दिया है 5%, और टाइम क्या दिया है, 3 साल का। अब देखोगे सामने रिजल्ट आ गया। यानी कि अब जब रन करेंगे तो वो मांगेगा डेटा, और जैसा डेटा मांगेगा उसको हम लोग रिजल्ट करेंगे। तो सामने में ये जो प्रोग्राम है, ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है थ्रू
पाइथन। ध्यान रहेगा, यानी कि एक तरह से क्या हो गया ये, ए प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आ रहा कुछ? और ये आपका आंसर होगा। स्टॉप करते हैं बेटा, काफी टाइम हो गया है, ठीक है। हैव ए नाइस डे बेटा। Thank you, sir. थैंक यू सर।